हमारे साथ अंशुल सहगल जुड़ रहे हैं। अंशुल कोटक एएमसी का पीएमएस संभालते हैं। काफ़ी बड़ा पीएमएस है, वो फंड बढ़ता चला जा रहा है परफॉर्मेंस की वजह से, फ्लोज की वजह से। लेकिन आज हमारे साथ मार्केट पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। अंशुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, फ्लोज कैसे चल रहे हैं आपके फंड में? परफॉर्मेंस तो मिड एंड स्मॉल कैप की काबिले तारीफ है, तो उसको नज़र नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन क्या ये थोड़ी सी अब ये परेशानी का भी कारण बन जाती है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप छोटे समय में इतनी ज़ोर से चलते हैं, तो आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं इस समय? तो बेसिकली स्मॉल एंड मिड कैप्स में क्या था, अभी पिछले 18 महीने से काफी मंदी का माहौल था। और इस वजह से जितने इन्वेस्टर स्मॉल एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो साइडलाइंस पे बैठे थे। और अब पिछले 1-2 महीने में आपने देखा है कि इस स्पेस में कितनी रैली हुई है। हमारा ये मानना था कि जब इन्वेस्टर साइडलाइंस पे कैश लेके बैठे हैं, तो जब ये मतलब मार्केट के अंदर ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये कैश आके और मार्केट को सपोर्ट करेगा। हमें वही दिखा है अभी। एफआईआईज भी मार्केट में आए हैं, जिन्होंने पिछले साल में काफी पैसा मार्केट से निकाला है। और हमें ये लगता है कि काफी ये रैली काफी स्ट्रांग रही है, इसकी लेग भी काफी स्ट्रांग रही है। अब यहाँ पे जाके थोड़ा कॉशियस होना बेटर है, क्योंकि काफी कुछ अगले 1 से 1.5 साल की अर्निंग्स अभी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है स्मॉल एंड मिड कैप्स में। इसलिए स्पेसिफिक स्टॉक वो एक अलग बात है, बट जनरल स्पेस उसमें थोड़ा कॉशियस रहना इस समय बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से। बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए जो मिड एंड स्मॉल में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनफैक्ट एक और म्यूचुअल फंड ने तो मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम में लमसम पैसा लेना भी रोका है। तो आप भी एक नज़रिया रख रहे हैं कि एक अच्छी तेज़ी के बाद ये समय कॉशियस होने का है, 1 साल की अर्निंग्स फैक्टर्ड इन है। यहाँ से आपको अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे स्मॉल कैप इंडेक्स को एक रेफरेंस पॉइंट लूँ, डायरेक्टर साहब लेके आइए बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का 1 साल का चार्ट। तो आपको कितना करेक्शन अगर आ जाए, 10-15%, 20%, 25%, तो आपको लगेगा वापस से वैल्यू जोन आ गया, खुल के वापस से इन्वेस्ट कर सकते हैं? अजय भाई, हम इस समय ये रेकमेंड करते हैं कि बजाय इसके कि सेक्टर या स्पेस के ऊपर कॉल लिया जाए, इंडिविजुअल स्टॉक पे अपना ध्यान रखा जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने पिछले 2 महीने में देखा, स्मॉल एंड मिड कैप डिस्पाइट सबकी बेरिशनेस इतना रैली कर गए। आगे चल के भी इसकी क्या डायरेक्शन होगी, उस पे कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एक स्टॉक जो कि हम अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहते थे, वो अगर 40% बढ़ गया है, तो उसकी वैल्यूएशन अब उतनी सस्ती नहीं रही जितनी पहले थी। अब इसलिए हम थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहेंगे और ये देखना चाहेंगे कि वो स्टॉक अगर कुछ एक लेवल तक नीचे आए, तो हम उसकी तरफ अपना ध्यान करें। और यही हम स्टॉक बाय स्टॉक जाएंगे, बजाय इसके कि सेक्टर पे कॉल लें। बाय एंड लार्ज आप समझिए कि 5 से 6, ज्यादा मंदी मुझे दिखती नहीं है। 5 से 6% अगर थोड़ा करेक्शन आया ओवरऑल, तो अट्रैक्टिव हो जाएगी मार्केट। ठीक है। मॉर्निंग अंशुल। अंशुल, अगर मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से अब आपको वैल्यूएशन के लिहाज से एक्सपेंसिव लगने लगे हैं, तो वैल्यू कहाँ इमर्ज हो सकती है? क्या अब लार्ज कैप्स रडार पे रखने चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। आई थिंक लार्ज कैप्स में रिलेटिव वैल्यूएशन अभी बेटर हो गई। आप अगर पिछले 2-3 महीने पहले का अगर वैल्यूएशन देखें, तो स्मॉल एंड मिड कैप्स एवरेज डिस्काउंट टू लार्ज कैप्स उससे 15% नीचे थे। तो इसलिए स्मॉल एंड मिड कैप्स में, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स में, वैल्यू इमर्ज हो गई थी। अभी वो जो गैप है वो थोड़ा ब्रिज हो गया है। और ये ब्रिज होने के बाद अब रिलेटिवली लार्ज कैप्स में वैल्यू ज्यादा दिखती है। ऑफ कोर्स जब हम ये कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एज अ बास्केट लार्ज कैप्स खरीद लीजिए या बास्केट स्मॉल कैप्स बेच दीजिए। ऐसा नहीं है। स्टॉक बाय स्टॉक अपॉर्चुनिटीज देख के और उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सेक्टर की बात करें, तो हमें लगता है कि फार्मा वो एक स्पेस है जिसके अंदर वैल्यू इमर्ज हुई है।
कैपिटल गुड्स, उसके अंदर कुछ सेक्टर, कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जिधर वैल्यू इमर्ज हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, वहां पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। और अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है, तो डिफेंस भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस बन सकती है, जहां पे वैल्यू इमर्ज होगी यहाँ से 3 से 5 साल के अंदर। नियर टर्म अपसाइड वहां पे प्ले आउट हो चुकी है। और मैंने कई बार ये पहले भी कहा है कि डिफेंस के अंदर इंडिजनाइजेशन जो है, उसकी वजह से अपसाइड दिखेगी, वो प्ले आउट हो गई है। लेकिन 3 से 5 साल में आपको यहाँ से और भी अपसाइड दिखेगी। एब्सोल्युटली। तो ये सेक्टर्स हैं जो कि आपके रेडार पर हैं। गुड मॉर्निंग अंशुल। लेकिन साथ ही अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें और FY23 में जिस तरह से हमने देखा था अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो स्टेबल नजर आई थी, लेकिन FY24 के लिए अब पिछला अर्निंग सीजन भी हम देख चुके हैं, जिस तरह के कमेंट्स, जिस तरह के कमेंट्री मैनेजमेंट के आउटलुक आते हुए देखने को मिले हैं, क्या लगता है आपको स्टेबल से क्या रीजनेबल टू स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ नजर आएगी? गुड मॉर्निंग मानसी। आई थिंक इसके ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स देखें तो मेरा ख्याल अर्निंग्स 11% के करीब ऊपर गई थी फोर्थ क्वार्टर में, और बाय एंड लार्ज एक्सपेक्टेशन के आसपास थी। और पूरे साल की अर्निंग्स ग्रोथ कुछ 10% की थी, वो थोड़ा 1-2% नीचे थी, जो साल के शुरुआत में हमने एक्सपेक्टेशन की थी उससे 1-2% नीचे थी। अब अगर FY24 की अर्निंग देखें तो उसके अंदर कुछ 18% की अपसाइड, 18% की अपसाइड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। मेरा ख्याल ₹1000 का ईपीएस उसके आसपास की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है फॉर निफ्टी। ये 18% हमें लगता है कि थोड़ा स्ट्रेच्ड है। रीजनेबल एस्टिमेट होगा 15 से 18% का। उस रेंज में अब अर्निंग्स आनी चाहिए FY24 में। और अगर ये भी अर्निंग्स आई 15 से 18%, तो आप ये मान सकते हैं कि कंपीटिंग मार्केट्स में हमारी अर्निंग्स ग्रोथ सबसे तेज होगी, और इस वजह से ये मार्केट पैसा अट्रैक्ट करेगी। इसलिए 15 से 18% की अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए फॉर FY24। अंशुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा फार्मा पे अगर दो हिस्से दें। इनफैक्ट आज सुबह ही हम प्रियंका से बात कर रहे थे शो पे कि सिप्ला और लुपिन ने इस बार बड़ी अच्छी गाइडेंस दी और कमेंट्री दी यूएस के बारे में कि कहीं ना कहीं रेगुलेटरी प्रेशर कम हो रहा है, प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है। डीआरएल थोड़ा सा झिझक रहा था, लेकिन अब वो भी चलने लगा है और कमेंट्री सुधर रही है। जबकि इंडिया स्पेसिफिक जो डोमेस्टिक फार्मा है, बाजार उसको बड़ा हाई वैल्यूएशन दे रहा है। जब आप कह रहे हैं कि फार्मा में शायद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो रही हैं, आप किधर चेरी पिकिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक फार्मा या इवन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी या एपीआई? किस तरह के स्टॉक्स को आप देख रहे हैं वापस, क्योंकि इन्होंने 3-4 साल का एक अच्छा वनवास गुजार लिया है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बल्कि 3-4 साल का नहीं, ये भगवान राम के आधा वनवास इन्होंने गुजार लिया। 7 साल हो गए हैं इस सेक्टर को कि ये थोड़ा मंदी में रहा है। आप अगर पिछले 7 साल में देखेंगे, इस सेक्टर में निफ्टी फार्मा में 1% का कंपाउंडेड अर्निंग्स कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है। और ये जो अप्रिसिएशन है वो इस वजह से है क्योंकि मतलब इतना कम अप्रिसिएशन इस वजह से है क्योंकि यूएस के अंदर काफी मंदी रही है। एक तो वहां पे भाव नीचे आते गए हैं पिछले 5-6 सालों में, और दूसरा चीज, उन्होंने यूएस एफटीए ने इंडियन फैसिलिटीज को क्लियर नहीं किया है। जो इंडिया से एक्सपोर्ट फैसिलिटीज होती थी उनको क्लियर नहीं किया है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ है कि आज की डेट में, क्योंकि इंडिया करीब करीब 43% यूएस की जो जेनरिक मार्केट है उसको केटर करता है, इस वजह से यूएस के अंदर शेल्फ पे शॉर्टेज होने लग गई है मेडिसिन की। अब उस शॉर्टेज को मीट करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो भाव ऊपर करें जिससे कि लोग अपने आप, कंपनीज अपने आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, और दूसरा चीज कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करे जिस वजह से वो बल्क में मेडिसिन खरीद सके। और इन दोनों ही इवेंचुअलिटीज में हमें ये लगता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका टाइम अब बॉटम पे है। यहाँ से पर्टिकुलरली यूएस एक्सपोर्टर्स, यहाँ से उनकी अपसाइड दिखनी चाहिए अर्निंग्स में। इंडियन कंपनीज तो अच्छा कर ही रही है, करीब करीब 12 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ है, और आरओईज भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वैल्यूएशन ज्यादा मिलती है।
यूएस एक्सपोर्टर्स को वैल्यूएशन कम मिल रही थी अभी तक, और ये कुछ धुरंधर कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, उनकी वैल्यूएशन टर्न होंगी तो पूरा सेक्टर टर्न होगा। और हमें लगता है कि उनका टाइम मे बी नॉट इमीडिएटली, 6-8 महीने 10 महीने में उनका टाइम आएगा। अंशुल, फार्मा स्पेस के बाद एक और स्पेस की बात करते हैं जो खैर बहुत हद तक बाजार को डिसअपॉइंट कर रहा है, लेकिन क्या वहाँ रिवाइवल के कोई चांसेस हैं? आईटी एक्सेंचर के नंबर्स जो आए उसमें उन क्लियरली जिस सेगमेंट्स और वर्टिकल्स में वरीज दिख रही हैं, लेकिन कुछ स्पेसेस हैं जहाँ अभी भी लगता है कि शायद पॉसिबिलिटी इतनी खराब सिचुएशन नहीं होगी, या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ठीक रहेंगी सिचुएशन, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग आईटी कंपनीज, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्हें सारी आईटी कंपनीज को कैपेक्स लगाना पड़ेगा एआई जनरेटिव टूल्स के चलते, डील साइज का एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन एक व्यू ये आता है कि जितनी भी आईटी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं उनके लिए शायद इतनी सिचुएशन खराब नहीं होगी। आईटी में क्या आप सेलेक्टिव है या एज अ होल पूरी बास्केट को अवॉइड करेंगे? प्रियंका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जनरली मार्केट का रुझान पॉजिटिव रहता है। अब अगर आप 2021 दिसंबर में देखें तो आईटी सेक्टर ने उसमें काफी तेजी नजर आ रही थी। पिछले 2 साल में सेक्टर नियरली डबल हो गया था, और अर्निंग ग्रोथ कुछ 12 से 15% का अर्निंग्स ग्रोथ उस सेक्टर का दिखता था उस पीरियड में। तो ये जो डबलिंग है, ये मल्टीपल एक्सपेंशन की वजह से हुआ था। जो स्टॉक 12, 13, 15 टाइम पे ट्रेड करते थे, वो 30, 35 टाइम प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करने लग गए थे। और इसका एक ही रीजन था कि इन कंपनीज की जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स की, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इस वजह से प्राइस टू अर्निंग भी इनका एक्सपैंड हुआ है। अब पिछले साल में ये सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म किया, 26% का डाउनसाइड इस सेक्टर में दिखा। तो कई तो स्टॉक्स इसके अंदर वैल्यूएशन करेक्शन उनका हो गया है, लेकिन अभी भी जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनका 10 ईयर एवरेज से प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल अभी भी ज्यादा है। तो ये हमें ये बताता है कि ग्रोथ अभी भी पूरी तरह गया नहीं है, और दुनिया में पर्टिकुलरली यूएस में रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं, जिस वजह से अर्निंग्स आउटलुक थोड़ी और कट हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट, इस करेक्शन के बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लो डबल डिजिट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आज ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पे अपॉर्चुनिटी जरूर है। जैसे आपने इंजीनियरिंग आर&डी कंपनीज की बात की, उनमें भी कुछ स्टॉक ऐसे थे जो कि बहुत महंगे थे, तो वो रैली नहीं किए, लेकिन कुछ स्टॉक सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे थे, और अगर आप उनको देखेंगे पिछले 6 महीने में वो डबल हो गए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आईटी सेक्टर में बेटर है, बजाय इसके कि हम सेक्टर पे जनरली पूरे सेक्टर पे तेजी का कॉल लें। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अंशुल सहगल बात कर रहे थे कौन से बाजार में एरियाज जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। फार्मा पसंद आ रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में माइनर प्रॉफिट टेकिंग की राय है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 10%, क्योंकि थोड़ा चला हुआ लग रहा है उनको हिस्सा बाजार का। लेकिन